आज की इस वीडियो में हम आगे अपनी प्रश्नावली 2 के जो क्वेश्चन 4 है और जो लास्ट प्रश्न है उसके 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। और इसमें हम क्या है कि वर्ग समीकरण यानी द्विघात समीकरण का गुणनखंडन करके इनका जो मूल है उसको ज्ञात कर रहे थे, एक्स की एक्चुअल वैल्यू को प्राप्त कर रहे थे। और हम इन दो तरीकों का उपयोग कर रहे थे, ट्रिक का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इससे हम संभावित गुणनखंड निकाल रहे थे। ठीक है, तो इसका उपयोग अभी बाद में होगा। ठीक है, पहले हम ये कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन 4 का सेकेंड वीडियो है। ठीक है, इसके बाद एक और आएगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, समीकरण क्या है 6। देखो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का हम मूल ज्ञात कर रहे हैं। गुणनखंड पहले प्राप्त करेंगे, उसके बाद उनका शून्य के बराबर लेकर एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण क्या दिया हमें 6x, 5वां क्वेश्चन है ना, 6x² + 7x + 2 = 0 को ax² + bx² + c, ये क्या है, द्विघात समीकरण का क्या है, ये मानक रूप है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही होता है। ये प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस हो सकते। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस दे दिया है। ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक है, हम इस समीकरण का इस समीकरण से तुलना करेंगे, इस समीकरण का इस समीकरण से तुलना करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक ही स्थान पे यहाँ पे देखो x² वाला मध्य पद क्या है, x का एक चर वाला, और संख्या वाला अंतिम पद क्या है, c है। ठीक है, x² के साथ a दिया है, यानी a, b और c क्या है, संख्या को प्रदर्शित करते हैं, x² और x चर को। ठीक है, यहाँ पे x² x का 1 घात संख्याएं हैं, वो a b c को। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू इस समीकरण में क्या होगा, तो a यहाँ पे 6 दिया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्लस में होता है प्लस में, माइनस में होता है तो माइनस में। b के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया है, 7। ठीक है, प्लस में तो प्लस नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और c 2 दिया है, 2। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे a गुणा में c, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, a यानी 6, c यानी 2, गुणा कर देते हैं 2 बराबर 6 दूनी 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रिक यूज़ करते हैं। देखो, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल क्या है, 12 है और धनात्मक है। तो मेरा ट्रिक किधर है, ये देखो, इसमें करना क्या है, जब धनात्मक आया है गुणनफल, तो हमें AC का गुणनफल ये धनात्मक वाली है, इस ट्रिक को देखनी है। तो इसमें हम क्या है, अब मध्य पद B को देखना है, चूँकि ये प्लस है, यहाँ पे 2 ट्रिक है ना। देखो, अगर ऋणात्मक आएगा क्या गुणनफल, तो इस ट्रिक को यूज़ करनी है, और धनात्मक आएगा गुणनफल तो इस ट्रिक को। चूँकि देखो AC का गुणनफल 12 है, धनात्मक 12, तो धनात्मक चिन्ह को यूज़ करेंगे ना, इस ट्रिक को। इसके बाद क्या है, हम यह देखेंगे मध्य पद कौन सा है, ऋणात्मक है या धनात्मक। मध्य पद ये 7x मध्य पद है। ठीक है, b बराबर दिया 7, ये क्या है, धनात्मक में है, तो हम धनात्मक b को देखेंगे, प्लस b को। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या संभावित गुणनखंड के लिए ना, बड़ी संख्या प्लस और छोटी संख्या भी प्लस रखेंगे। तो हम बड़ी संख्या को इसे ही लेते हैं, यहाँ पे मैं संभावित गुणनखंड लिख देता हूँ, संभावित गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे हम संभावित गुणनखंड निकालें ताकि मध्य पद को तोड़ सकें, जिससे उन्हें जोड़ने पर फिर 7 एक से प्राप्त हो।
तो बड़ी संख्या हमने यहाँ पे ले लिया 12, गुणनफल को ही लेते हैं बड़ी संख्या, छोटी संख्या को लेते हैं 1, ठीक है, अपने हिसाब से। अब इसमें प्लस प्लस लिख देते हैं, चूंकि दोनों में प्लस प्लस दिख रहा है, ठीक है, नहीं लिखे तो प्लस है, फिर भी आपको लिखनी ही प्लस, 12 एकम 12, ठीक है। अब इसका हम आगे संभावित गुणनखंड निकालते हैं। तो कैसे होगा, ये 12 2 से चला जाएगा, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 होगा, और ये क्या है 7 है, हमें 7 लानी मध्य पद, प्लस 2 2 छक्के, ठीक है। देखो अभी प्लस 6 और प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 हो जाएगा, ये 3 से भी चला जाता है, ठीक है, प्लस 3 3 चौक 12। अब देखो 4 और 3 को जोड़ेंगे, प्लस प्लस में ना जोड़ेंगे तो इसका पहले गुणनफल आएगा 12, और इसको देखो हम जोड़ते हैं, प्लस 4 और गुणा को भूल जाइए, अब प्लस 3 बराबर प्लस 7 आएगा, ठीक है। अब इसमें चूंकि मध्य पद x है, ये कोई भी चर हो सकता है, तो हम पीछे में केवल x लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 4, देखो साइन को हमेशा लिखना है, प्लस 4 प्लस 3x बराबर प्लस 7x। अब देखो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस 7x है, यहाँ पे प्लस 7x, और इन दोनों को जोड़ो, देखो प्लस 4x प्लस 3x को हम जोड़ेंगे तो प्लस 7x ही आएगा, और ये गुणनखंड 12 है, मध्य पद के प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर भी है, 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है, और उनको जोड़ेंगे तो मध्य पद के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हम यह बताएंगे, अतः AC बराबर 12, ठीक है, का गुणन संभावित गुणनफल है, गुणनखंड संभावित गुणनखंड लिखना ना भूल गए थोड़ा, का गुणनखंड कौन सा है, ये इधर से जाना, ये वाली है, ठीक है, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 गुणा में प्लस 3, ठीक है, का योग हमेशा जोड़ते हैं ना, ठीक है, का योग क्या होगा, योग ये है, ये संभावित गुणनखंड है, ये योग है, और इसे हम फुट करेंगे, ठीक है, तीनों का यूज होता है, प्लस 4 प्लस 3 बराबर आएगा प्लस 7, जो मध्य पद कौन सा है, मध्य पद b के बराबर है, ठीक है। अब हम लिखेंगे, अतः उसके बाद क्या है, प्रथम पद को उतारेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, ये प्लस 7x के स्थान पे हम पूरे लिखेंगे प्लस 4x प्लस 3x, ठीक है, हमारा मध्य पद टूट गया है। 3x के बाद कुछ नहीं है ना, अब इधर दिया है प्लस 2, ठीक है, तो ये प्लस 2 बराबर 0। अब इसको हम आगे हल करते हैं सिंपल से, इसके बाद क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, कोई बड़ा गणित नहीं है इसमें, बस अगर ये माइनस है तब देखना होता है हमें, प्लस है तो कोई टेंशन नहीं। अब इसका ग्रुप बनाने के बाद क्या करते हैं, इसका उभयनिष्ठ लेते हैं। उभयनिष्ठ के लिए हम यह सोचते हैं कि किस संख्या को बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पे देखो ये x है, ये पहले संख्या को देखना होता है, ठीक है, देखो 4 छोटी है, छोटी संख्या को पहले देखते हैं, क्या 4 के पहाड़े में 6 आता है, तो नहीं आता, 4 दूनी 8 हो जाता है, लेकिन 2 के पहाड़े में 4 आता है और 6 भी आता है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इस प्रकार से हम 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद ये x और ये x,
ये छोटी है, इसके पहाड़े में x का वर्ग आता है तो हम छोटी को निकालेंगे x को, ठीक है। फिर हम इसी का गुणा कर देते हैं 6x², इसी का भाग कर देते हैं 2x, ठीक है, प्लस 4x पूरे का बटा 2x, ठीक है। आपको मालूम होगा कि जब भी हम उभयनिष्ठ लेते हैं, हम यहाँ पे उभयनिष्ठ लेने पर लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख लेना, मैं लिखता नहीं हूँ। उभयनिष्ठ लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें बचती है उसको हम अगर जो उभयनिष्ठ लिए उसी से भाग कर देते हैं तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है जो 2x को निकालने पर बची हुई है, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, ठीक है। 2 के यहाँ पे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या को सोचनी है, तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसलिए 2 नहीं निकलेगा। लेकिन आपको यह सोचनी है, यहाँ पे x है, देखो यहाँ पे x नहीं है तो x तो नहीं निकलेगा, और 2 भी नहीं निकलेगा, 3 भी नहीं निकलेगा। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि आपको यह सोचना है 1 के पहाड़े में तो 2 आता है, 3 भी आता है, तो आप 1 को निकालो, ठीक है। 3x1 उसी से भाग दे दो, 2/1 = 0, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है अपना उभयनिष्ठ संख्या लेते हैं। अब भाग करते हैं, देखो भाग करते समय बताते आ रहा हूँ, भाग और गुणा करते समय क्या होता है, चरों वाली संख्याओं में संख्या का संख्या के साथ गुणा भाग होता है, ठीक है। तो 2 तिया 6 3 बार में, ठीक है। और ये भी बताते आ रहा हूँ कि भाग करते समय समान आधार वाली, यानी 1 से 1 है यानी समान आधार है, उसके घातों में परिवर्तन होता है, घटता है। तो 2 घात इसका है और इसका 1 घात है, तो 1 घात घट जाएगा 2 में, तो कितना बचेगा 1। देखो यहाँ पे 1 बचा है ना, कुछ नहीं लिखे तो 1 है समझो, ठीक है। तो 1 सा आया इसका, प्लस देखो पहले संख्या का 2 दूनी 2 बार में 4, ठीक है। 1 से 1 से आपस में गए, खत्म समझो, +1, और इसी से 1 से जब भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, फटाक से लिख लेते हैं, बराबर 0। देखो आप चेक करना, 3x + 2 और यहाँ पे 3x + 2, यानी हम बिल्कुल सही समीकरण बना रहे हैं, ठीक है, कहीं पे गलती नहीं है। इसको लिख लेते हैं 3x + 2, और जो शेष बचे उसको भी ग्रुप बना लेते हैं, 2x + 1, ठीक, बराबर में 0। यह हमारा क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड। हमने द्विघात समीकरण का गुणनखंड प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए कहा गया है ना, इनका मूल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर लेते हैं। कैसे करते हैं, ब्रैकेट हटा देना, +2 = 0। देखो 0 के बराबर ले लेना, जब इसे हम x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो ये पूरी 0 हो जाएगी, यानी 0 के बराबर हमने ले लिया। या इसके लिए 2x + 1 = 0। x की वैल्यू देखो, हमने अभी x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, बराबर 0। बराबर का मतलब होता है अगर इधर 0 है तो इधर भी 0 होगा, ठीक है। दोनों पक्ष समान होता है, बराबर का मतलब। अब इसे लिखेंगे, मैं यह बताते आ रहा हूँ कि x के साथ जो गुणांक संख्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है x के साथ में, ठीक है। गुणांक यानी गुणा में अंक है, तो उसको बाद में पक्षांतरित करेंगे। पहले प्लस और प्लस माइनस वाली को पहले, तो हम पहले 3x लिखे, बराबर लिखे, 0 को 0 हो गया, +2 है, इधर आ जाएंगे तो -2 हो जाएंगे। फिर इसके लिए 2x बराबर +1 है वो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो गुणांक वाली संख्या है उसको पक्षांतरित करेंगे, तो केवल x को स्वतंत्र रूप से लिखेंगे। अब -2 किए बटा, चूंकि गुणा में है ना, x 3 क्या है, x के साथ में गुणा है, इधर पक्षांतरित होकर भाग बना लेंगे।
गुणा वाली संख्या इधर मतलब क्या कहूँ कि अगर गुणा में है तो पक्षांतरित होकर भाग बना लेता है, और अगर भाग में है तो पक्षांतरित होकर गुणा बना लेता है। ठीक है, संख्याएं, लेकिन उनके चिन्हों में परिवर्तन नहीं होते। जैसे यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे भी मैंने +3 लिखा, या x बराबर -1 पूरे का बटा इस 2 को पक्षांतरित करेंगे तो 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस समीकरण का 6x² प्लस 7x प्लस 2 का क्या है, हमें मूल प्राप्त हुआ। 2 मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, x की, अगर इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे फुट कर देंगे तो ये पूरी 0 हो जाएगी। गणित का मतलब ये होता है। ठीक है, आप इतना लिख लेना। ठीक है, मैं आपको जो बोला था ना ये 0 हो जाएंगे करके, वो करके दिखा देता हूँ। इसको देखता हूँ 3x के स्थान पे ये रखता हूँ मैं, तो चूंकि गुणा है ना, गुणा 3 और x आपस में क्या है, गुणा में रहता है। ठीक है, तो गुणा में करेंगे -2/3। ठीक है, +2 दिया है, +2 बराबर 0 दिया है। ठीक है, देखना इतना हल करूँगा तो 0 ही आएगा, ये इतना 0 बराबर 0 होगा। देखो गुणा करते समय अगर एक संख्या भिन्न है और पूर्णांक संख्या के साथ गुणा में है तो ऊपर या तो गुणा कर लो या नीचे आप भाग कर लो, भाग यानी कटा लो, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, अब बच जाएंगे -2 + 2 बराबर 0। इतना तो आप समझ गए होंगे, एक ऋणात्मक एक धनात्मक है और समान संख्या है तो 0 हो जाएंगे, बराबर 0। इसे आप नहीं लिखना, यहाँ पे आपको बोल दिया था ना कि यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे कि हम गुणनखंड को 0 के बराबर ले लेंगे, तो 0 के बराबर ले लिए थे। ठीक है, 0 के बराबर लेने से इसका वैल्यू निकल आता है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। मैं 6ठा पे चलता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे इसमें आज की वीडियो में करणी वाला, जिसका मध्य पद करणी होता है। ठीक है, लेकिन इसका नहीं है करणी। मध्य पद क्या, इसका करणी नहीं है, और जिसका मध्य पद करणी होता है उसमें थोड़ा सा हमें क्या कहते हैं, संभावित गुणनखंड निकालने के लिए परेशानी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, 4√3x² प्लस 5x - 2√3 = 0। इसमें घबराना नहीं है कि करनी है करके। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ विशेष चीज़ों को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जैसे बहुपद में हम हल करते थे, वहाँ भी कुछ चीज़ों को सीखने को मिलता था, सेम टू सेम यहाँ पर भी है। तो हम लिखेंगे समीकरण 4√3x² प्लस 5x - 2 करणी 3 = 0 को द्विघात के समीकरण x² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर लिख लेना। ठीक है, a बराबर क्या है, इतना तो आप सब जानते हैं, ये a बराबर है 4 करणी 3, b बराबर क्या है 5 है। ठीक है, और c बराबर क्या है, ये ऋणात्मक में है, ऋण 2 करणी 3। ठीक है, अब हम a गुणा में c यानी प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला पद तो यह है 4 करणी 3 गुणा में, ये माइनस है ना, -2 करणी 3 बराबर। तो इस प्रकार के गुणा कैसे किया जाता है, देखो इस प्रकार के गुणा में हमेशा आधार समान होने चाहिए करणी का। ठीक है,
करनी में क्या 3 और 3 संख्या है, इसलिए इन तीनों दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब करनी 3 और करनी 3 का गुणा किया जाता है तो 3 संख्या लाती है। ठीक है, इसको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था शायद। ठीक है, और करनी करनी का मैं ये कह रहा हूँ, करनी करनी का आपस में गुणा होता है। ठीक है, और जो करनी के साथ गुणा में संख्या है उनका होता है गुणा। ठीक है, तो करनी करनी के साथ ये आधार असमान भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि समान होगा, 3 3 होगा, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, तो 3 छक्के 18 आता है। लेकिन करनी में होता है ना, समान आधार वाली संख्या जब गुणा करते हैं तो उसी संख्या को लाते हैं और करनी हट जाता है। ठीक है, 4 दूनी 8 और ये प्लस है यहाँ पे गुणा में है। ठीक है, नहीं मैं ये गुणा में नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 4 और करनी 3 के बीच में गुणा है, यहाँ पे 2 और करनी 3 के बीच गुणा है, वो गुणा डाला हूँ यहाँ पे, इस गुणा को नहीं डाला हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ पे क्या है, एक संख्या ऋणात्मक है तो ये -3 होनी चाहिए, ये होनी चाहिए था। ठीक है, मैंने थोड़ा गलती कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, ये ऋण 8 होना चाहिए था, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ये क्या है 3 और चलो इसको यहाँ पे लिखता हूँ 8 गुणा में 3, ये माइनस, चूँकि 2 के आगे में माइनस है, इस 4 के आगे प्लस है, तो ये ऋण होंगे। ठीक है, और इसको आगे हल करेंगे तभी तो इसी का गुणनफल प्राप्त करेंगे। 8 तिया 24 और एक संख्या ऋण है तो ऋण। ठीक है, अब हम इधर संभावित गुणनखंड प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर ट्रिक को सोचेंगे। ये क्या है, इस बार AC का गुणनखंड ऋणात्मक है तो हम इस वाले चिन्ह को देखना है। ठीक है, ऋण वाले को, गुणनफल ऋणात्मक आया है 24, देखो 24 आया है इधर, ऋणात्मक है, और मध्य पद क्या है, धनात्मक है, +5 है, तो ये मध्य पद है, ये एक ऋणात्मक मध्य पद, एक धनात्मक, ये इसको देखनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या को प्लस रखनी है, छोटी संख्या को ऋण रखनी है। ठीक है, तो बड़ी को प्लस, ठीक है, बड़ी हम इसे ही लेंगे, 24 गुणा में 1 बराबर 24। देखो यहाँ पे ऋण है ना, हम रखेंगे प्लस, जरा सोचो, बड़ी है, फिर बड़ी है, मध्य पद प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस है, और छोटी संख्या ऋण। ऐसे नहीं कि इस -24 को इधर उतार दिए। ठीक है, केवल संख्या को उतारना, प्लस माइनस इसके आधार पे तय करना। अब हम प्लस है तो प्लस को भी लिखते चले जाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे। अब इसको यह देखना, क्या 24 में 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा, आगे हल करते हैं। ठीक है, 2 से चला जाएगा 12 में प्लस है ना, 12 में 2 घट गया तो 10 बचेगा, नहीं जाएगा, 3 अट्ठे 24 होता है। ठीक है, -3, 3 अट्ठे 24, प्लस में 8 में 3 घटेगा तो 5 आएगा, और देखो +8 है बड़ी संख्या, इसका तो पहले आएगा, ये ऋण 24 आएगा ना इसका, ये ऋण 24, क्योंकि एक संख्या ऋणात्मक था और ये प्लस में है। तो आगे ये क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि +8, गुणा को अब भूल जाओ, गुणा नहीं करना, हमें जोड़ना घटाना है, -3 बराबर कितना आएगा, देखो एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक होती है तो संख्या घट जाती है। ठीक है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का, तो 8 क्या है, प्लस में है, तो ये +5, और हमारा देखो मध्य पद +5 है, यानी बिल्कुल हमें संभावित क्या ये गुणनखंड सही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उसका मध्य पद के बराबर है योग करने पर। ये योग करने पर है ना, आप यह ना समझना कि योग नहीं हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, संख्या आपस में चिन्हों के कारण घटती है और जुड़ती है। अब यहाँ पे हम x को डाल देते हैं,
ये। अब देखो प्लस 5x के स्थान पे इतने को भर देंगे। अब हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। लिखेंगे AC बराबर ऋणात्मक 24 का संभावित गुणनखंड कितना है, ये है, ठीक है। ये प्लस 8 गुणा में -3 का योग के लिए इसको, ठीक है, प्लस 8 - 3 बराबर +5 है, जो मध्य पद B के बराबर है। अब हम सिंपल से ये करेंगे, अतः करके लिखेंगे और अपने द्विघात समीकरण का पहला पद उतारेंगे। तो पहला पद है 4 करणी 3x का वर्ग। अब प्लस 5x, देखो प्लस 5x के स्थान पे, देखो यहाँ पे प्लस 5x है, उसके स्थान पे इतने को भर देंगे, प्लस 8x - 3x। तो मैं लिख देता हूँ प्लस 8x - 3x, ठीक है। x के बाद ख़त्म, बराबर को नहीं लिखेंगे। अब दिया है -2 करणी 3, ठीक है, -2 करणी 3 बराबर में 0 है ना। बराबर में 0 लेने से वो निकलता है मूल x की वैल्यू। अब सिंपल से हमें क्या करना है, ग्रुप बनानी है। अब देखो ये बीच में क्या है, इधर 2 संख्या है, ऋण के इधर 2 संख्या और ऋण की इधर 2 संख्या है, और ऋण है तो चिन्हों में परिवर्तन होता है ना। क्यों होता है उसे पहले बता चुका हूँ मैं। चिन्हों को पहले ग्रुप बनाते समय देखनी है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप बनाते समय ही चिन्हों में परिवर्तन होगा। माइनस लिखे, अब ध्यान देना है यहाँ पे देखो 3x क्या है, ऋणात्मक है, यहाँ पे मैं लिख दिया धनात्मक। 3x क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो धनात्मक। ये ऋण अब धन हो जाएगा, ठीक है, चूँकि हम ऋण को जब कोष्टक को हटाएंगे तो ये चिन्हों में परिवर्तन फिर हो जाता है। 2 करणी 3 बराबर 0। अब आपको यहीं पे सीखने को मिलेगा जो बताते आ रहा हूँ, ठीक है। मैं पिछले वीडियो में भी किया था शायद। ये है कि देखो यहाँ पे संख्या को पहले देखनी है। देखो यहाँ पे 4 है, 4 छोटी है, 8 बड़ी है। 4 के पाड़े में 8 आता है, तो हाँ आता है, तो हम 4 को निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे मैं कुछ बताऊँगा तभी नहीं निकाल रहा हूँ मैं। और करणी 3 इधर है, लेकिन यहाँ पे करणी 3 है, तो करणी 3 नहीं निकलेगा। लेकिन x दिया, x दिया, और ये x जो है छोटी है, और इस x के पहाड़े में x का स्क्वायर आता है, तो x भी निकलेगा, ठीक है। तो अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ बताऊँगा। देखो यहाँ पे क्या है, संख्या को देखनी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 तो निकलेगा नहीं, 1 निकल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करणी दिया है, यहाँ पे करणी नहीं दिया है, और यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 1 नहीं दिया है, तो क्या 1 निकलेगा? नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है। 3 का मतलब होता है, मैंने अभी बताया ना कि कल भी बताया था शायद, 3 को हम करणी 3 गुणा में करणी 3 लिख सकते हैं। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, जिनकी आधार समान होती है। उन करणी वाली संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो ये जो 3 है वो करणी 3 गुणा में करणी 3 है। इसका मतलब यहाँ पे करणी 3 है और यहाँ पर भी करणी 3 है, तो करणी 3 बाहर निकलेगा, मैं यह कह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इस 3 को करणी 3 में बदल देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। ये 4 करणी 3 x की स्क्वायर प्लस 8x माइनस करणी 3 गुणा में करणी 3। इस 3 को मैंने करणी 3 गुणा में करणी 3 कर दिया। अब
ये x इसमें इसमें और इसमें नहीं आएगा, डायरेक्ट इन दोनों के पीछे आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसके भी पीछे इसके भी पीछे कर दो, ठीक है। हमने केवल 3 को किया है, x तो इनके पीछे है, ठीक है। प्लस प्लस अब यहाँ पे 2 करनी 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो, इसको तो मैं बता चुका हूँ ना, यहाँ पे 4 निकलेगा क्योंकि 8 बड़ी है, ठीक है। करनी 3 है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं निकलेगा। x बड़ी है, यहाँ x यहाँ पे छोटी है तो x के पहाड़े में x का वर्ग आता है तो छोटी को निकालते हैं, ठीक है। हमेशा 4 करनी 3 x का वर्ग, अब इसी को ही कर देते 4x प्लस 8x प्लस 4x, ये माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे ये करनी है, इधर भी करनी है, हाँ तो करनी निकलेगा तो हम लिखते हैं करनी। अब कौन कौन से और निकल सकता है, ये x है, यहाँ पे x नहीं है तो नहीं निकलेगा, ये 2 है, इधर 2 है ही नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो केवल करनी 3 बस निकलेगा और लिख देते हैं करनी 3 गुणा में करनी 3x पूरे का इसके साथ भाग, फिर जान जाएंगे कौन सी संख्या बची है इधर, प्लस 2 करनी 3 पूरे का करनी 3 बराबर 0, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, ये तो 6ठा है। 8वां में मध्य पद ही करनी है तो उसमें बड़ा वो होता है संभावित गुणनखंड निकालने के लिए। अब देखो हमने इसी लिख लिए जो निकाले उभयनिष्ठ। अब देखो संख्या का संख्या के साथ होता है, ठीक है। 4 है, कट गए, ठीक है। और यहाँ पे करनी 3 नहीं है, यहाँ पे करनी 3 है, ठीक है। यहाँ पे करनी 3 है, करनी 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये x और ये x का स्क्वायर, एक घात घट जाएगी ना, ठीक है। इतना तो आप समझते होंगे। प्लस 4 दूनी 8, x खत्म, माइनस करनी 3 को लिख लिए। अब देखो ये करनी आपस में कट गए, ठीक है। और इधर कुछ नहीं है तो अब बच जाएगा करनी x, ठीक है। करनी 3x, ये पूरे भाग ये बच जाएंगे तो ये लिख देते हैं करनी 3x प्लस प्लस इधर देखो ये करनी आपस में कट गए, समझो भाग चला गया, 2 बस बचा यहाँ पे, ठीक है, बराबर 0। अब चेक कर ले, करनी 3x प्लस 2, ठीक है, एकदम करेक्ट आया है। अब 4x, चलो पहले इसे ही ग्रुप बना दिया मैंने, ये एक ग्रुप और ये इसमें कोई वो नहीं है कि आप किसे बना रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें मूल निकालना है तो हम 0 के बराबर ले लेंगे। ये क्या हमें प्राप्त हुआ, गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब इसका मूल निकालने के लिए देखो इसमें आज करनी है, 0 के बराबर ले लिए, या आप ये देखना कि करनी 3 है ना, करनी के अंदर x नहीं है, ठीक है। आप हमेशा यही ध्यान देना, इसमें इसको भी 0 के बराबर ले लिए, ठीक है। अब मैंने कहा था ना प्लस और माइनस वाली को पहले पक्षांतरित करेंगे, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, और जो x के गुणांक में है उसे पहले लिख लेते, इधर बराबर करेंगे, प्लस करनी 3 हो जाएगा, या इसका गुणांक करनी है 3 है, प्लस 2 को लिखेंगे इधर पक्षांतरित करके 2 माइनस 2, ठीक है। अब x के साथ करनी 3 है उसको पक्षांतरित करेंगे, और यहाँ x के साथ जो 4 है उसको पक्षांतरित करेंगे, तो बराबर में लेंगे, x को स्वतंत्र लिखेंगे, बराबर करनी 3 पूरे का बटा लेंगे, क्योंकि ये 4 जो है गुणा में x के साथ, तो इधर आएंगे तो भाग बनाएंगे, या
स्वतंत्र लिखे x को, -2 लिखे, बटा किए और करणीय 3 को यहाँ पे लिख दिए। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यही हमारा आंसर है हमारे, क्योंकि x का मूल निकालना था ना हमें द्विघात समीकरण का, x की एक्चुअल वैल्यू निकला, ठीक है। और ये हमारा छठा क्वेश्चन था। अब मैं सातवां दिखाता हूँ। मैं सातवां थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, पर ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे। टेन एक्स माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। इसे, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है भी, लेकिन इसे हमें बनाना होगा, ठीक है। इधर 0 नहीं है, हल में लिखेंगे, ठीक है। इसे द्विघात समीकरण बनाना होगा। यहाँ पे x का 1 घात है, यहाँ पे भी x का 1 घात है। तो कैसे करेंगे इसको हल? पहले तो इसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। x+1/x बराबर 0। अब इसको देखो, ये संख्या क्या है? भिन्न संख्या है। ये ऋण है और भिन्न संख्या अगर ऋणात्मक है या धनात्मक है, उसके साथ अगर पूर्णांक संख्या है तो उसको कैसे हल करते हैं? ये नीचे गुणा होता है, ठीक है। इसे मैंने प्लेलिस्ट में जाना, आप मैथ हल करना सीखो, उसमें बहुत अच्छे से बताएं। मैं कम से कम 60 से अधिक कंडीशनों को हल करना सिखाए पहले, ठीक है। तो ये नीचे गुणा होता है, ठीक है, और ऊपर ऋण होगा, ठीक है, 1 के साथ, यानी घटाएंगे। तो संख्या का संख्या के साथ क्या होता है? गुणा भाग होता है, ठीक है। तो 10 तो संख्या है, यहाँ पे एक संख्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 10 का 1, 10 एकम 10 होगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे सीधा 4 का गुणा कराएंगे, x का गुणा x के साथ x का वर्ग। क्यों हुआ? क्योंकि हम गुणा करा रहे हैं इन दोनों का, और गुणा के समय घात जुड़ती है, इसका 1 घात, इसका 1 घात, आपस में 2 घात बना लिए, ठीक है। माइनस लिखे, -1 लिखे, ठीक। पूरे का बटा इसी x को लिखेंगे, और बराबर में यहाँ 3 है, ठीक है, गलती से 0 हो गया, बराबर 3। अब इसको इधर हल कर देता हूँ ताकि पेज में लिखते बने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं हम, 10x² - 1 बराबर 3 के साथ। यहाँ पे देखो x क्या है? भाग में है, बटा में यानी भाग में है। इधर आएंगे तो गुणा में बना लिया, देखो गुणा हो गया ना, 3x। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा? इधर ला लेंगे, चूंकि हमें द्विघात समीकरण बना रहे हैं ना, 2 - 1 और 3 को इधर ला लेंगे पक्षांतरित करके, तो -3x हो जाएंगे, और इधर कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। बराबर के बाद अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो द्विघात समीकरण है वो घटते क्रम में नहीं, घात के घटते क्रम में होने चाहिए। देखो यहाँ पे x का 2 घात है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे x का 1 घात है, तो हम इसे मैनेज करेंगे। x का वर्ग, ये माइनस में देना, -3x। अब देखो 1 घात, 2 घात, 1 घात, -1 = 0। ये हुआ हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है। अब इससे अब इसका समीकरण 10x² माइनस, थोड़ा स्क्वायर है ना ये, 3x - 1 = 0 का मानक रूप कौन सा है? ax² + bx + c से तुलना करने पर, ठीक है, करने पर लिख लेना, ठीक है। अब
ए बराबर यहाँ पे 10 दिया है, बी बराबर दिया है -3, सी बराबर दिया है -1। ए गुणा में सी बराबर 10 गुणा में सी का ये -1 है, -1 बराबर, ठीक है, बराबर 10 आएगा -10, ठीक है। अब संभावित गुणनखंड, ठीक है, संभावित गुणनखंड में बड़ी संख्या हम पहले भी 10 ले लेंगे, छोटी संख्या 1। अब हम कौन सा धनात्मक होगा कौन सा ऋणात्मक होगा ये तय करेंगे अपनी ट्रिक से। चूंकि AC का गुणनफल आया है ऋणात्मक, तो हम ऋणात्मक वाली फार्मूले को देखेंगे। ये ऋणात्मक वाली है और मध्य पद क्या है, ऋणात्मक में है ना, देखो b बराबर दिए -3, ये खुद ऋणात्मक में है, ये -3 है जो ऋणात्मक में है मध्य पद, यानी बड़ी रखेंगे हम, बड़ी संख्या को, देखो बड़ी संख्या को रखेंगे, थोड़ा रुक जाओ, ऋण रखेंगे, ठीक है, और छोटी संख्या को धन माइनस लिखना ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं जोड़ने पर क्या आएगा, -10 में तो 9 आएगा, ठीक है, नहीं होगा ये, क्या 2 से जाएगा, हाँ +2 से, 2 पंचे प्लस तो 3, हाँ यहीं पे काम खत्म हो गया हमारा। देखो -5 गुणा को भूल जाओ, +2 बराबर में एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक, बराबर कितना हो जाएगा, घट जाएगी संख्या 3, चूंकि बड़ी क्या है 5 और क्या है ऋण है, तो ऋण, और हमें मध्य पद के बराबर है, ठीक है, मध्य पद के बराबर है, और हम 100 को फुट कर देते हैं, बस पीछे में 1 से जोड़नी संख्या की, ठीक है, तीनों में ये हुआ। अब -3x के स्थान पे पूरे को लिख देंगे। हम यहाँ पे बताएंगे AC बराबर -10, यानी AC का गुणनफल -10 है, -10 का संभावित गुणनखंड कौन सा है, ये वाला गुणनखंड है, गुणा में है तो गुणनखंड, और ये वाला क्या है, योगफल। -5 गुणा में +2 का योग, -5 + 2 बराबर -3 का -3 है, जो मध्य पद B के बराबर है, ठीक है। तो अब अतः करके लिखेंगे और प्रथम पद को उतारेंगे, 10x² दिया है, ठीक है, देखो ये सब दिख रहा है ये, ठीक, 10x -3x, यहाँ पे -3x दिया है, इसके स्थान पे पूरे को लिख देंगे, ठीक है, -5x + 2x -1 इधर बराबर 0। अब इसको हल करते, ठीक है। पहला कार्य हमारा ये है कि ग्रुप बना लेंगे इसका, चूंकि ये क्या है, मध्य पद टूट गया है, मध्य पद टूटने के बाद ग्रुप, प्लस है तो हमें चिन्हों का कोई झमेला नहीं होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे संख्या को पहले देखना है, 5 छोटी है 10 से, तो 5 के पहाड़े में 10 आता है, तो हाँ, तो हम छोटी संख्या को निकाल लेंगे। 1 से छोटी है x² से, तो x² के पहाड़े में आते बताते आ रहा हूँ, ठीक है। अब इसी को 10x² 5x से भाग दे देंगे, -5x प्लस
एक के पहाड़े में 2 आता है तो हाँ 1 निकाल लो। x नहीं यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है तो नहीं निकलेगा x। ठीक, 1 से भाग दे दिया बताने के लिए। संख्या का संख्या के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 दूनी, ठीक है। यहाँ पे 1 घात घट जाती है, बताते आ रहा हूँ, ठीक है। माइनस माइनस 5 एकम 5 खत्म और 1 से 1 से भी खत्म, तो यहाँ पे 1 बचता है, ठीक है। क्यों बचता है 1 बताया हूँ मैं, ठीक है। 2/2 को भाग करेंगे तो 1 बचता है ना, वैसे ही है, +1। और ये क्या है, 1 से ही भाग जाता है तो उतनी ही संख्या बचती है। यहाँ पे चेक कर लो, 2x - 1 2x - 1, ठीक है। हम लिख लेते हैं 2x - 1 और 5x +1 है, +1 बराबर 0। ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब बराबर करके फिर लिखेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे, 2x - 1 बराबर 0 और या लिखेंगे यहाँ पे 5x +1 बराबर 0, ठीक है। अब वही कार्य 2x गुणांक में है, बराबर 0 के बाद +1 हो जाएंगे, या 5x वाले गुणांक को यहीं पे रखेंगे बराबर में -1, ठीक है। अब जो गुणांक में है x के साथ उसको भी पक्षांतरित करेंगे, x को स्वतंत्र लिखेंगे, 1/2 को इधर भाग बना लिए, ठीक है। या x को स्वतंत्र लिखेंगे, ठीक है, बराबर -1 गुणा में 5 इधर आया, भाग बना लिया। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें पूछा गया था मूल निकालने के लिए, ठीक है। हमारा 5, 2, 7 क्वेश्चन, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। कितने क्वेश्चन हल कर लिए, 3। और ये क्या है, 7वां, ठीक है। यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी को देखेंगे। केवल 2 है और 4 एग्जाम्पल में है, वो बड़ा सरल नहीं है, ठीक है। केवल 2 सरल है और 2 भारी कठिन है, उसमें से एक तो पूछो मत। और कल की जो 10वां क्वेश्चन होगा वो भी बड़ा कठिन है, उसमें हमें क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण बनाना पड़ता है। अब ये तो देखो यहाँ पे मध्य पद क्या करणी में है, और कल की वीडियो में भी मध्य पद एक करणी में प्राप्त होगा। तो आज यहीं पे एक सीखो कैसे निकालना होता है इसका संभावित गुणनखंड। तो समीकरण लिखे, x² - 4 करणी 2x + 6। थोड़ा सा ये ना ज़्यादा चल रहा है, इसीलिए आज थोड़ा सा मोटा मोटा हो रहा है, ठीक है। समीकरण को ax² + bx + c से तुलना करने पर लिख लेना, ठीक है। a बराबर दिया है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो 1 है, ठीक है। b बराबर दिया है -4 करणी 2, ठीक है। c बराबर दिया है 6, और हम निकालेंगे a गुणा में c का गुणनफल। 1 दिया है, प्रथम पद गुणा में लिखे, c दिया है 6, बराबर आ गया 6। यहाँ पे लिखता हूँ संभावित गुणनखंड।
तो समवायिक गुणनखंड पहले मैं ए सी बराबर यहाँ पे लिख देता हूँ 6, क्योंकि ये कुछ 2 स्टेप में निकलेंगे, ठीक है। और हम कैसे करेंगे, अगर मध्य पद करणी में है तो हम ये करेंगे, पहले तो करणी तो हम डालेंगे, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड क्या होता है, 2 संख्या में होता है, ठीक है, ठीक है, 2 संख्या में होंगी तो उसके लिए हम करणी लिख लिए, ठीक है। उसके बाद इसको हल करते हैं, और रुको थोड़ा ये भी दिखाता हूँ। एसी का गुणनफल क्या धनात्मक है, तो हम धनात्मक को देखते हैं, और मध्य पद क्या है, ऋण है, मध्य पद ऋण है, तो दोनों ऋणात्मक होंगी ना, तो हम दोनों को ऋणात्मक कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हल करने पर क्या आएगा, चूंकि ऋण ऋण है तो धनात्मक संख्या ही आएगी 2, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो वही संख्या आया, और ऋण ऋण है तो धनात्मक ही हुई, ठीक है। तो मैंने 2 लिख लिए, हम इस ट्रिक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दोनों संख्या ऋणात्मक है, आपको बड़ी छोटी को, ठीक है। और इसमें यह बता रहा हूँ कि हम जो संभावित गुणनखंड है, करणी 2 तो डालेंगे ही, क्योंकि मध्य में क्या है, करणी 2 है। अब इसके बाद जो संख्या है, देखो अब इस संख्या को देखनी है हमें, इसको हम कैसे निकालेंगे, -4 को, ठीक है। तो और हमारा जो एसी का गुणनफल है 6 आया है। अब इसमें यह देखना आप, कहाँ गया मेरा एक, पहले क्या है, ये प्रोसेस करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ उसको एसी के गुणा में जो प्राप्त हुआ है 6 को 2 से भाग दे देना, ठीक है। मैं 6 को 2 से भाग दे रहा हूँ, तो कितना आएगा, 2 तिया 6, ठीक है। ये क्या है, 3 आया, ठीक है। दोनों धनात्मक है तो 3 आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया 3, और यहाँ पे कर दिया मैंने गुणा, तो हुआ ये 2 तिया 6 हुआ ना, ठीक है। 2 तिया 6 हुआ, धनात्मक 6 आ गए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझना, कल की वीडियो में अच्छे से आप समझ जाएंगे। और अब इसी 3 को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, इसी 3 को अब हम जो इसी 3 को सबसे बड़ी संख्या मानेंगे, गुणा में 1 करेंगे, ठीक है। क्या किया मैंने, गुणा में 1 किए, ठीक। अब इसको हम दोनों को क्या, यहाँ पे ऋणात्मक लिए थे ना, हम ऋणात्मक लेते हैं, और चूंकि यहाँ पे क्या है, संख्या है ना, तो हम -4 कैसे लाएंगे, उसके लिए ये। और देखो ये ऋण है, ये ऋण है, और दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगे, देखो यहाँ पे +4, तो यही हमारा संभावित गुणनखंड है। देखो इन दोनों का गुणनखंड 3 आया, देखो पहले हम क्या लिखते थे, एसी के गुणनखंड कर लेते थे, अब इसी 3 को हम बड़ी मान रहे हैं, ठीक है। तो 3 आया, और 3, और इसको जब हम हल करेंगे, 3 - 3 और -1, तो क्या होगी, संख्या जुड़ जाती है, ऋणात्मक होती है, तो 4 हुआ, और ऋण होती है, ऋण आंसर आएगा, ठीक है। ऋण का ऋण होता है, ठीक है। तो देखो ये +4 है, ये हमारे मध्य पद के बराबर है, मध्य 4, ठीक है, 4, और हम करणी को डालेंगे जो 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और बनाएंगे, -3, करणी को डाल देंगे, अब इस 3 के साथ में करणी 2 लिख दिए, ठीक है, ठीक। उसके बाद अभी से ये -1 है ना, माइनस किए, उसके बाद करणी और एक क्या कहूँ कि पहले बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -1 करणी 2, तो इसका तात्पर्य ये है कि माइनस करणी 2 ही है। जब करणी
एक के साथ गुणा होगा तो यही प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम क्या है यहाँ पे एक को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करनी 2 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे -4 इधर तो -4 लिखे और पीछे में इसके करनी लगा दिए। अब समझ में आया? इस 4 का जब मैंने पीछे में करनी लगाया तो इसके पीछे में क्यों लगाया करके, ठीक। अब यही हमारा क्या है, संभावित गुणनखंड है मध्य पद का। हम x को डाल देते हैं, ठीक है। हमारा संभावित गुणनखंड यही है, ठीक है, यही है। और मैं यहाँ पे गुणा लिखना भूल गया, ठीक है। हमने इसमें फुट कर दिए थे ना, पहले इसमें करना था हमें, उसके बाद इसमें, ठीक है। इसमें करके दिखा देता हूँ एक, ठीक है, आप समझ लेना। इसमें करना था, यहाँ पे मुझे करनी 2 डालना था और इसको करनी 2 बनानी थी। और ये 4 हो जाएगा। अरे पहले छोड़ो, इसको छोड़ो ना, ठीक है। जो पहले लिखा था वही रहने देना, ठीक है। इसमें हमने किए, अब इसके पीछे में क्या हम x डाल देते हैं, चूंकि x है ना, -2x बराबर -4 2 करनी x। अब इसका गुणनखंड क्या निकालेंगे, जो पहले लिखा था मैंने थोड़ा गलती कर दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ। गुणनखंड यही होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा AC बराबर 6 का गुणनखंड कौन होगा जिसके 6 आए, देखो डायरेक्ट 6 तो नहीं आएगा, ठीक है। ये होगा गुणनखंड डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे 4 इसलिए कर रहा था मैं, क्योंकि जब करनी डालेंगे तो संख्या भी परिवर्तित हो जाएगा ना भाई। ये जो 2 करनी डालेंगे तो आपस में गुणा करके गुणा में 2 बनाएगा तो 6 हो जाएगा ना। तो यही करने जा रहा था मैं, यहाँ पे सीधा 6 लिख देना था मुझे, 4 लिख रहा था। जब 4 लिखा तो मैंने गलत कर दिया। तो हमारा गुणनखंड यही होगा, -3 करनी 2 गुणा में 2, ठीक है। 2 दूनी 2 और 2 हो जाएंगे 2 और गुणा में 3 हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। का योग ये इसे ही डालेंगे, माइनस करनी, अरे 3 माइनस फिर माइनस करनी 2, आज थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, बराबर -4 करनी 2 है, जो मध्य पद B के बराबर है। अब अतः करके लिखेंगे और हमारा पहला पद उतारेंगे, ठीक है। x² -4x के स्थान पे हम इतने को रखेंगे -3 करनी 2। यहाँ पे देखो माइनस आया, अब चिन्हों में परिवर्तन होगा, ठीक है। ठीक, इतना लिख लिए। यहाँ पे x नहीं लिख पाया मैं, आज ध्यान थोड़ा इधर उधर जा रहा है वैसे लगता है, ठीक है। +6 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा ज़्यादा चल रहा है मोटा और अपने आप निकल रहा है जल, क्या जेल बोलते हैं, जेल नहीं, पेंट बोलते नहीं, स्याही बोलते हैं, इंक। तो हम इसको ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। x² -3 करनी 2 x, ये हुआ 1 माइनस है, ठीक है। यहाँ पे x है, नहीं लिख पाया था माइनस, अब चिन्हों में परिवर्तन होगा, प्लस है ये माइनस बराबर 0।
थोड़ा सा इसे ने ऐसे खड़ी करके रख दिया था, बहुत मोटा चल रहा है ना, खराब भी दिखता है ये। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 से दिया है, यहाँ पे 1 से दिया, 1 से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे करनी 3 2 1 से नहीं दिया तो केवल 1 से निकलेगा इधर। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या निकलेगा, तो यहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, और वो सीखना ये है कि ये जो 6 है, 6 वो जो बनेगा 3 गुणा में, जो हमने किए थे ना, क्या किए थे, पहले बताता हूँ मैं इसको। ये जो 6 है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, कुछ नहीं निकलेगा ऐसा नहीं कर सकते। जैसे हम इसमें यहाँ निकालेंगे, देखो देखो यहाँ पे ना ये निकलेगा, 6 में क्या है, 1 2 है, गुणा में 2, ठीक है, और ये 3 है, ठीक है। यही फॉर्म यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, सेम टू सेम, और अधिकतर ऐसे ही होता है। देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 आया, और गुणा में ये क्या है 3, ठीक है, तो बराबर 6 आया ना, तो हम 6 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है, मैं यही समझाते आ रहा हूँ इसके पहले कि क्वेश्चन में करने वाले और थे, और इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमेशा यही सोचना, और माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 3 करनी 2 गुणा में करनी 2 बराबर 0। हम ये इस आधार पे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक से बस निकलेगा, देखो यहाँ पे 1 से निकला, ठीक है, तो यहाँ पे 1 से बचेगा, -3 करनी 2 बचेगा। इस आधार पे आप सोचना इस वाले पक्ष में कि यहाँ पे कैसे क्या बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करना, जो संख्या वाली है उसको हम कैसे करनी में तोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 करनी में क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे 2 करनी दिया है पहले से, अगर ये और ये करनी आपस में निकल जाएंगे, हमेशा ये सोचना इस पक्ष में करनी दिया है, या एक पक्ष में करनी में जो संख्या दिया है उसको ही तोड़ने की कोशिश करना, ठीक है। हम सोचें, ठीक है, कैसे सोचेंगे, ये यहाँ पे करनी 2 है तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2 गुणा में 2 किए करनी 2, तो ये कितने हो जाएंगे 2। अब ये 6 के लिए कितना करेंगे गुणा में 3, तो आप सिंपल से सोचना 3 गुणा में करनी 2, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही सोचना संख्या को कैसे तोड़नी करने में, तो करनी गुणा में करनी किसे लेंगे, सामने या पीछे दिए रहेंगे, ठीक है। एक पक्ष में जो करनी संख्या में दिए हैं उसको लेना, उसके बाद उसका हल लेना, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिए। अब उसके बाद आपको करनी है क्या, कई बार तो ऐसे ही हल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 कैसे आया, अगर 3 का हम गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो गया। और अधिकतर हल करते समय जो हमने गुणनखंड लिए थे, गुणनखंड प्राप्त किए हैं, वही आता है हमेशा, लगभग हमेशा यही गुणनखंड ही आता है, ठीक है। और मैंने हमेशा क्योंकि हमने इसी का ही तो निकाल रहे हैं समीकरण में, इसी का ही, ठीक है, प्रथम और अंतिम पद का गुणनखंड ही तो निकलता है। यहाँ पे जो हमने गुणनखंड प्राप्त किए हैं वही प्राप्त होता है। क्या कहूँ, जैसे इसमें दिखाता हूँ मैं, इसमें नहीं मैच हो रहा है क्या,
ठीक है, इसमें मैच नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, आप वैसे ही हल करना। ठीक है, यहाँ पे कैसे किए, अधिकतर गुणन संभावित गुणनखंड को पहले मैच करा लेना। क्या 6 आ रहा है तो हमेशा ऐसे ही आएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे 1 दिया है, इसके साथ तो कोई अन्य संख्या दिया होता, देखो ये क्या है, अंतिम पद 6 है, ये अंतिम पद 6 है। ठीक है, यहाँ पे 6 की वैल्यू इस आधार पे निकल आया, लेकिन यहाँ पे अगर 4 होता तो ये क्या हो, 24 हो जाता। तो यहाँ पर भी संभावित गुणनखंड कुछ अलग होता और उसी को यहाँ पे हम लिख सकते थे और हल हो सकता है। हमेशा देखना यही रिलेटेड होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये नहीं सोचना कि कैसे आएंगे पेपर में, एग्ज़ाम में कैसे इसको हल कर पाएंगे। आप इस समीकरण के आधार पे देखना। ठीक है, आगे हल करता हूँ, टाइम हो चुका है। यहाँ पे 1 से निकलेगा, मैं बता चुका हूँ, और ये बचेगा। ठीक है, माइनस को माइनस किए। अब देखो यहाँ पे करनी 2 है, यहाँ पे करनी 2 है तो करनी 2 निकलेगा। ठीक है, एक सनियत नहीं निकलेगा। यहाँ पे करनी 2x और करनी 2 लिखे, -3 करनी 2 गुणा में करनी 2, पूरे का बटा है ना, करनी 2 बराबर 0। टाइम हो चला है, ये x लिखे, ये -3 करनी 2 माइनस करनी 2 को लिखे जो लिखे हैं। अब ये करनी आपस में कट गए, बचेंगे x, माइनस का माइनस, ये करनी आपस में कट गए। ठीक है, बचेंगे ये वाला पोर्शन बराबर 0। देखो क्या है, 1 से -3 करनी 2, 1 से -3 करनी 2 है। ठीक है, यानी बराबर है, यानी सही चल रहे हैं। ये हुआ। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ। ये हमने उभयनिष्ठ लिए और 1 से माइनस करनी 2 ये हुआ। अब यहाँ पे 0 के बराबर लेंगे, 1 से -3 करनी 2 बराबर 0, या देखो 1 से स्वतंत्र है, फटाक से हो जाएंगे। ठीक है, अब 1 को लिखे, बराबर किए, माइनस है इधर आ जाएंगे तो 3 करनी 2, या 1 को लिखे, माइनस है ये इधर आ जाएंगे तो करनी 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही मूल है। ठीक है, तो आज हमने कुल 4 क्वेश्चन देखे। इसे एक बार और देखना, या पिछले वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे इसे, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न वाले 3 पर चलेंगे।